हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने अब यहाँ तक देखा हुआ था। ओके, ड्यू टू सम रीजंस मैंने लेक्चर को स्टॉप कर दिया था। हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आओ, फिर कंटिन्यू करो इस लेक्चर को, क्योंकि तभी समझेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो हम केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन पास होने के साथ साथ ही क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन है, प्लास्टोक्विनिन जो था, उसने हाइड्रोजन को थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर मतलब इनपुट करना स्टार्ट किया। इसके वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और वहाँ का पीएच डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ल्यूमेन का पीएच डिक्रीज हो गया क्योंकि वहाँ पे खूब सारे हाइड्रोजन का कलेक्शन हुआ। और फिर इसके बाद दूसरा काम में हमने केमियोस्मोटिक थ्योरी में ये देखा था कि वहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब हमने क्या किए, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में हमने प्रोटॉन का अक्युमुलेशन क्यों किया, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करना चाह रहे थे। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बन गया तो उसको ब्रेक डाउन जैसे करेंगे ना, तो हमें क्या फॉर्म करेगा, सिंथेसिस ऑफ ATP की सिंथेसिस देखने को मिलेगी। इसीलिए हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप कर रहे थे। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुए, अब उसको ब्रेक डाउन करेंगे और हमें ATP मिलेगी। The gradient are break down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the ट्रांसमेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, जो ग्रेडियंट को ब्रेक कैसे कर रहे थे, जो प्रोटॉन को हम थाइलाकॉइड ल्यूमेन से मेम्ब्रेन के थ्रू स्ट्रोमा में अब ला रहे थे। क्या कर रहे थे, देखो एक्चुअली हम क्या वो कर रहे थे, ये थाइलाकॉइड ल्यूमेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का अक्युमुलेशन हुआ। अब इसको ये क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है। तो इसको बाहर साइड क्या कर रहे थे, प्रोटॉन को ला रहे थे। तो ये ऐसा होने से क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या बोले, प्रोटॉन का ब्रेक डाउन हुआ। चैनल ऑफ द CF ऑफ द ATP सिंथेसिस, ट्रांस मेम्ब्रेन पे क्या किसका चैनल देखने को मिला, CF नॉट का चैनल देखने को मिला। ATP सिंथेसिस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो ATP सिंथेसिस एंजाइम प्रेजेंट था मेम्ब्रेन पे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। इस मेम्ब्रेन के पास 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है CF नॉट और दूसरा पार्ट होता है CF1। CF नॉट जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और फॉर्म द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल डेट कैरी आउट द फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो CF नॉट जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन कराता है प्रोटॉन का स्ट्रोमा में। और CF नॉट जो सेकेंड पार्ट ATP सिंथेसिस का है, CF1, वो क्या करता है, वो प्रोट्यूड होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा के साइड इसका फेस है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है ग्रेडियंट को टू प्रोवाइड द इनफ एनर्जी काज दैट कन्फर्मेशनल चेंजेस इन CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP synthesis, which make the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP। तो CF नॉट 1 क्या करता है, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और जिससे क्या होता है ATP सिंथेसिस का जो कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें उसके कन्फर्मेशन चेंज देखने को मिलता है और इससे क्या होता है, जब हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करते हैं तो ATP का फॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी कैरी किए रहता है। ऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP सिंथेसिस। तो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी जो भी हम पढ़े, जिससे हम ATP का फॉर्मेशन करें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, एक प्रोटॉन पंप की ज़रूरत है और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ता है, दूसरा ATP सिंथेस एंजाइम। ये 4
कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी इज यूज टू पंप द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। तो एटीपी, ये जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये डेवलप करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। थाइलाकॉइड ल्यूमेन में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है इस एनर्जी के थ्रू। एटीपी सिंथेसिस हैज अ चैनल दैट अलाउ डिफ्यूज ऑफ प्रोटॉन back across the membrane. This release the energy to activate ATP synthesis enzyme catalyze the formation of ATP. तो एटीपी सिंथेसिस के पास चैनल्स होते हैं, उनके वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू स्ट्रोमा में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी सिंथेसिस से क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। Along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in stroma responsible for CO2 fixation and synthesis of sugars. तो लाइट रिएक्शन में हमें एक चीज़ और देखने को मिली थी, एटीपी के साथ साथ हमने क्या देखा, NADPH का भी फॉर्मेशन हुआ। केमियोस्मोटिक थ्योरी में भी ये देख लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन हम पास कर रहे थे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन ये जो एटीपी है, इसका यूज हम तुरंत कर लेंगे, इसका यूज हम बायोसिंथेटिक फेज में तुरंत कर लेंगे, जिससे बायोसिंथेटिक फेज में क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा CO2 को फिक्सेशन करके। ठीक है। तो इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और एडीपीएच है वो क्या हुआ, NADPH और ATP का यूज करके हम बायोसिंथेटिक फेज में यूज करेंगे, और उसका यूज करके हम CO2 का फिक्सेशन करेंगे और शुगर का फॉर्मेशन करेंगे। तो आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ATP जो यूज ऑन NADPH का। Learn that the प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP, NADPH एंड O2। तो अभी अभी हमने जो रिएक्शन देखा है वो लाइट रिएक्शन ही था। PS2 एंड PS1 क्या है, लाइट रिएक्शन ही है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो इससे क्या हमें फॉर्मेशन होता है, ATP, NADPH एंड O2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। These O2 diffuse out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of foods, more accurately sugars. तो ये जो O2 का फॉर्मेशन हुआ था थाइलाकॉइड में, हमने देखा था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में PS2 का रिएक्शन जब हो चल रहा था तो O2 का फॉर्मेशन हो रहा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के टाइम पे। तो ये O2 क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट से निकल के बाहर आउटसाइड दी ये जाएगा, और ATP एंड NADPH का यूज होगा शुगर के फॉर्मेशन में, बायोसिंथेटिक फेज में यूज होगा, जिससे शुगर का फॉर्मेशन होगा। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस बायोसिंथेटिक फेज को क्या बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस है। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट। तो बायोसिंथेटिक फेज या जो है ये ऐसा प्रोसेस है, ये लाइट इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लाइट से बने प्रोडक्ट हैं डेट इज़ ATP एंड NADPH, इसका यूज़ करके ये अपना रिएक्शन या प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके अलावा इनका यूज करने ATP और NADPH के अलावा वो CO2 का यूज़ करेंगे एंड वाटर का यूज़ करके शुगर का फॉर्मेशन कहेंगे, जिसे बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light become unavailable, biosynthetic phase या process continue for some time and then stop. तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि जो बायोसिंथेटिक फेज है ये इन पे डिपेंडेंट है। तो इससे कि अगर तो ये वेरीफाई इस बात पे हुआ कि अगर हमने लाइट रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, मतलब PSN एंड PS2 को स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा, जो इनके प्रोडक्ट है ATP NADPH ये कुछ देर तक तो अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, ये अवेलेबल ही नहीं होंगे, जिसकी वजह से बायोसिंथेटिक फेज भी आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इसके बाद वो भी स्टॉप हो जाएगा। इससे ये मैटर करता है कि लाइट का जो प्रोडक्ट है, लाइट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड होते हैं बायोसिंथेटिक
phase process. If then light is made available, synthetic start again. तो जब लाइट फिर से अवेलेबल करा देंगे तो फिर से उनके प्रोडक्ट एटीपी एंड एनडीपीएस का फॉर्मेशन होने लगेगा और बायोसिंथेटिक फेज वापस से स्टार्ट हो जाएगा. तो कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क रिएक्शन एज अ मिसनोमर डिस्कस द अमंग द. तो इसीलिए बायोसिंथेटिक फेज को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट को नहीं लेता. लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड एनडीपीएस यूज इन बायोसिंथेटिक फेज. तो एटीपी एंड एनडीपीएस कैसे बायोसिंथेटिक फेज में या डार्क रिएक्शन में यूज होता है. तो वी शा अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म CH2 यानी कार्बोहाइड्रेट या शुगर. इसका क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है. It was interest to scientists to find out how this reaction proceeds, rather what was the first product formed when CO2 taken into the reaction or fixed. तो इसमें क्या हुआ, ATP और NDPS का तो यूज हो रहा है, साथ साथ CO2 और H2O भी ले रहे. तो इससे क्या बन रहा है, ये एम्पेरिकल फार्मूला इसका बन रहा है CH2ON, दैट इज कार्बोहाइड्रेट या शुगर समझो. तो इसमें क्या CO2 का फिक्सेशन हो रहा है. तो लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा CO2 को लेके वो कितने कार्बन का बनेगा, वो क्या प्रोडक्ट बनेगा. Just after World War II, among the several efforts to put a radioisotope beneficial use, work of Melvin Calvin is exemplary. The use of radioactive 14 carbon by him in algal photosynthesis studied the discovery of that first CO2 fixation product was C3 carbon ऑर्गेनिक एसिड. तो मेल्विन कैल्विन जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 पे चल रहा था, उसमें उन्होंने यूज किया रेडियो आइसोटॉप कार्बन का यूज किया, डेट इज 14 कार्बन. तो रेडियो एक्टिव 14 कार्बन का उन्होंने यूज किया अलगल पे और फोटोसिंथेसिस की. उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट पहली बार बना CO2 का फिक्सेशन प्रोडक्ट करके, दैट इज C3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड. तो जो ऑर्गेनिक एसिड बना वो 3 कार्बन का था. तो ही आल्सो इंट्रोड्यूस द वर्क कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे एंड इट वाज कॉल्ड कैल्विन साइकिल. तो उन्होंने इस प्रोसेस को पूरी तरह कंप्लीट किया, इस वर्क को कंप्लीट किया, इस तरह से वो जो उन्होंने साइकिल कंप्लीट की, जो वर्किंग कंप्लीट की, उसको कैल्विन साइकिल कहते हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इन द सॉर्ट ऑफ PGA. तो क्या होगा, इन्होंने बोला CO2 का जब पहली बार फिक्सेशन होगा तो क्या बनेगा PGA का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, पहली बार CO2 किस में कन्वर्ट होगा, PGA में, विद द हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPS. ठीक है, ATP एंड NADPS के प्रेजेंस में CO2 कन्वर्ट होगा PGA में. और ये जो PGA इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, ये 3 कार्बन का होता है. तो एक कार्बन से कैसे 3 कार्बन बना, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे. तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन ने ही इस पे वर्क किया था. साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट हैव PGA एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फ्यूजन, वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फाउंड इन द अदर प्लांट. तो साइंटिस्ट को उन्होंने ये ट्राई करने की या ये सोल्यूशन निकालने की कोशिश की कि जितने भी प्लांट्स हैं पूरे अर्थ पे, क्या सबका जो पहला CO2 का फिक्सेशन के बाद पहला प्रोडक्ट PGA ही होता है कि समथिंग अदर्स प्रोडक्ट इज आल्सो फाउंड. तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और लास्ट में उन्होंने डिस्कवरी किया, बहुत सारे प्लांट पे उन्होंने वर्क किया. उन्होंने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट वन विच हैड 4 कार्बन एटम इन इट. तो फिर से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा CO2 का फिक्सेशन होके बाद फिर से ऑर्गेनिक एसिड ही बना, लेकिन इस बार जो बना वो 4 कार्बन के थे, 4 कार्बन एटम के थे, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड.
Since CO2 assimilation during photosynthesis was said to be a two main types, तो इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि CO2 का जब फिक्सेशन होगा तो इससे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक थ्री कार्बन वाले एसिड बनेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज PGA, और एक 4 कार्बन वाले ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज C4 साइकिल। These two group of plant are showed associated with characteristic all। तो ये सारे इनके करेक्टरिस्टिक हम आगे पढ़ते हैं। C3 व्हाट इज द C4 साइकिल। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है ये देखेंगे। Let now ask ourselves question that how that was asked by the scientists who were struggled to understand the dark reaction। तो हाँ, पहले के साइंटिस्ट किस चीज़ पे स्ट्रगलिंग कर रहे थे, वो समझने की कोशिश कर रहे थे व्हाट इज़ द डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में वो सारी जो साइकिल्स है वो सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे थे। तो साइंटिस्ट स्ट्रगल कर रहे थे अबाउट टू अंडरस्टैंड दी डार्क रिएक्शन। द स्टडी वेयर अनएक्सपेक्टेडली सो दैट CO2 acceptor molecule was 5 कार्बन कीटोन शुगर राइबुलोज बाइफॉस्फेट। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें अनएक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल मिला जो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था, डेट इज़ 5 कार्बन के कीटो शुगर, दैट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट। राइबुलोज बाइफॉस्फेट था जो प्राइमरी एक्सेप्टर था CO2 का। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RUBP अ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, और ये 5 कार्बन का कीटोन शुगर है। तो ये जो 5 कार्बन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ के इस तरह से 6 कार्बन का बना लेंगे, और ये 6 कार्बन 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो don't worry, scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believe that since first product was C3 acetic, the primary acceptor would be 2 कार्बन कंपाउंड। तो लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, C3 का है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, साथ में 2 कार्बन वाला कोई कंपाउंड होगा जिसको एक्सेप्ट करके 3 कार्बन का कंपाउंड बना लेगा। बट ये अनएक्सपेक्टेडली उन्हें 5 कार्बन कंपाउंड मिल गया। ठीक है, दे स्पेंड मेनी ईयर्स टू आइडेंटिफाई द 2 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं केल्विन साइकिल में क्या क्या चीज़ें हैं। केल्विन साइकिल एंड हिज वर्कर देन वर्क आउट होल पाथवे एंड सो दैट pathway operated in cyclic manner, RUBP was regenerated। तो केल्विन साइकिल और जो था, केल्विन ने और उनके जो कोवर्कर थे उन्होंने मिलके काम किया और उन्होंने पूरे पाथवे पे स्टडी की, और उन्होंने देखा कि ये साइक्लिक मैनर में ये पूरा साइकिल हो रहा है और RUBP वापस से रीजनरेट हो जा रहा है, सेकेंड अनदर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके वापस से सेकेंड साइकिल दिखाने के लिए। तो RUBP वापस रीजनरेट हो जाता है। लेट्स अस नाउ सी हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड। लेट अस outset understanding very clearly that Calvin pathway occur in all photosynthetic plant। तो Calvin cycle किस में देखने को मिलेगा, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी जिस प्लांट में। इट डज नॉट मैटर वेदर द C3 एंड C4, चाहे C3 साइकिल हो या 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन या 4 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो, इट डज नॉट मैटर, चाहे जिसमें भी हो केल्विन साइकिल होना कंफर्म है। फॉर ईज अंडरस्टैंडिंग केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब अंडर द 3 स्टेजेस। तो केल्विन साइकिल को 3 पार्ट में या 3 स्टेज में डिवाइड किया गया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। इस 3 स्टेज में केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। कार्बोक्सिलेशन इज अ फिक्सेशन ऑफ CO2 into stable organic intermediate। Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle where CO2 is utilized for carboxylation of
RUBP। कार्बोक्जिलेशन में क्या हुआ, RUBP थे, उसने CO2 का यूज़ करके क्या बनाया, पहला और स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और पहला ऑर्गेनिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, 3PGA होगा। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट क्रूशियल स्टेप है कार्बोक्जिलेशन, याद रखना। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। तो जब RUBP 5 कार्बन का है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा तो PGA का फॉर्मेशन करेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है 3PGA, तो ये कैसा है, 3 कार्बन का है, और ये 6 कार्बन का। इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल का 2 मोल ऑफ 3PGA का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंस आल्सो हैज़ an oxygenation activity would be more correct to call it RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस या रुबिस्को। तो यहाँ पे इसमें ना RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस ये एंजाइम यूज होगा, रुबिस्को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहले हम केल्विन साइकिल को अच्छे से देख लेते हैं। RUBP था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया और कार्बोक्जिलेशन किया। कार्बोक्जिलेशन से क्या होगा, इसको एक पहला 3 फास्फोग्लिसरेट 3PGA का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3PGA का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद उसका सेकेंड स्टेप रिडक्शन होगा। रिडक्शन में ATP एंड NADPH का यूज होगा, ठीक है। तो कितना ATP कितना NADPH का यूज हो, ये याद रखना। यहाँ पे 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ है, याद रख, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ATP 2 NADPH का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने वाला है, तो इसलिए 2 ATP 2 NADPH का यूज हुआ, और क्या बना, ट्रायोज फॉस्फेट बना, 3PGAL का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक ATP का यूज़ करके वापस इसने क्या बना कर लिया, रीजनरेट कर दिया। क्या रीजनरेट कर दिया, RUBP का वापस रीजनरेशन कर दिया, ठीक है, वापस से RUBP का रीजनरेशन कर दिया। तो इसके लिए एक ATP का यूज हुआ। तो इस तरह से इस केल्विन साइकिल में 2 ATP इधर, एक ATP इधर, इस तरह से 3 ATP प्लस 2 NADPH का यूज हुआ, ठीक है। तो इस तरह से एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ इस पूरे केल्विन साइकिल में, ठीक है। तो हमें शुगर या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, तो ग्लूकोज को फॉर्मेशन में हमें 6 कार्बन चाहिए। इस तरह से 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन देखने को मिलेगा। तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, तब हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हमने बोला एक केल्विन साइकिल में 3 ATP एंड 2 NADPH का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 NADPH एंड 18 ATP का यूज करके एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा इन केल्विन साइकिल, ठीक है। दूसरा रिडक्शन वाला पार्ट हम देख लेते हैं। तो कार्बोक्जिलेशन में हमें क्या हुआ, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। पहली बार RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3PGA का 2 मोल 3PGA का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर रिडक्शन में हमने देखा क्या, 2 मॉलिक्यूल ATP एंड 2 मॉलिक्यूल NADPH का यूज करके क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीज होके क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट, वापस से ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। और फिर रीजनरेशन में क्या होगा, रीजनरेशन में जो ATP है वापस से रीजनरेट हो जाएगा एक ATP का यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये 6 टाइम होगा, ठीक है। केल्विन साइकिल 6 बार होगा, तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। हेंस एवरी CO2 मॉलिक्यूल इंटरनिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP 2 मॉलिक्यूल NADPH, ये मैंने बता दिया। 3 ATP कहाँ पे यूज हुआ, दो रिडक्शन के टाइम पे और एक टाइम रीजनरेशन, और 2 NADPH रिडक्शन के टाइम पे हुआ था। प्रोबेबली मेड दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP and NADPH यूज इन डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। तो जो ATP NADPH का जो हुआ डार्क रिएक्शन में यूज, इनमें ये 3 ATP ये 2 हुआ क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देखने को मिला था। वंस मॉलिक्यूल, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए इतना हमें चाहिए, याद रख लेना। 18 ATP एंड 12 NADPH यूज होगा। अब हम C3 साइकिल देखें, अब हम C4 साइकिल देखेंगे। C4 साइकिल चाहे कोई भी ऑर्गेनिक एसिड बनाना हो, हाँ सब में केल्विन साइकिल तो देखने को मिलेगा। केल्विन साइकिल हमने अब भी देख के आया, उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था। तो हाँ, चाहे C4 पाथवे में भी केल्विन साइकिल हमें देखने को मिलेगा। Plants that are adapted to dry tropical region have a C4 plant pathway mentioned earlier. तो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो C4 पाथवे उनमें साइकिल चलता है। दीज प्लांट हैव C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। दे यूज C3 पाथवे और केल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो C4 पाथवे जो है उन से होने वाले जो उनका फर्स्ट प्रोडक्ट है, पहली बार जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो उनका फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, 4 कार्बन का होता है। उसमें भी केल्विन साइकिल C3 पाथवे देखने को मिलता है, जो बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं जिसे। तो C4 पाथवे में भी C3 पाथवे देखने को मिलता है। देन इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम C3 पाथ, तो हम किस वे में वी कैन से कि C3 इज डिफरेंट फ्रॉम C4 पाथवे। तो लेट्स दिस डिफरेंस इन C4 प्लांट। C4 plant are special, they have special type of anatomy। इनकी जो एनाटॉमी है इनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है C4 प्लांट्स में। ये हर टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड शो रिस्पॉन्स हाई लाइट इंटेंसिटी। ये हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट हैपेंड। Okay, photo respiration is always in present in C plant, because of this photo respiration product will be less in C3 plants as compared to C4 plants. So in C4 plants photo respiration is not working and have a great productivity, that's why in which have a great production. Let us understand this one by one. तो इन जब हम इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वी डाइसेक्ट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स इन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। इन दोनों को हम वर्टिकल सेक्शन में डाइसेक्ट किया। तो फिर इसके बाद हमने क्या देखा, C4 प्लांट में हमें क्या देखने को मिला, दे हैव अ लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट कॉल्ड बंडल ऑफ शीथ। तो इनमें C4 प्लांट में बंडल ऑफ शीथ देखने को मिला, वहाँ पे लार्ज सेल देखने को मिले वस्कुलर बंडल में। वस्कुलर बंडल में लार्ज साइज के सेल देखने को मिले, जिसको हम बंडल शीथ कहते हैं। एंड लीव हैव विच हैव सच एनाटॉमी कॉल्ड क्रांच एनाटॉमी, एंड इन दिस लीव्स हैव अ क्रांच एनाटॉमी। क्रांच मीन्स रीथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। उनमें लार्ज सेल वस्कुलर बंडल में देखने को मिला, जिसको बंडल शीथ कहते हैं, और उनमें क्रांच एनाटॉमी देखने को मिली। बंडल शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड अ वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल में बंडल शीथ हमें कई लेयर में देखने को मिले। दे आर कैरेक्टराइज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस ये जो बंडल शीथ है इनमें बहुत ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिले, और ये इम्परवियस टू गैसियस एजेंट, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थे, और जिसकी वजह से गैसियस का एक्सचेंज नहीं हो रहा था।
ये मतलब वो आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल से वो डिफरेंट हो गए, उनमें उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा वस्कुलार बंडल में। ठीक है, वस्कुलार सेल में या क्रैंज एनाटॉमी बोलेंगे। तो उनमें क्या हुआ, उनमें वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पेसेस इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थे। तो C4 प्लांट की लीव का जो हम डाइसेक्शन किए, तो उस वो कौन कौन से C4 प्लांट आते हैं, दैट इज मेज एंड ऑर्गेसम होते हैं। इनमें हमें क्रैंज एनाटॉमी देखने को मिलती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोफिल सेल्स। ठीक है, उसमें मेसोफिल सेल्स भी है एंड और उनमें बंडल सीट सेल भी है। ठीक है, और जहाँ पे हमें क्रैंज एनाटॉमी देखने को मिलता है, ये मेज एंड ऑर्गेसम में देखने को मिलता है। It would be interested for you to collect the leaves of diverse species around you and cut vertical section of leaves। तो हम बहुत सारी लीफ को कलेक्ट करेंगे, उनका वर्टिकल सेक्शन देखेंगे। अगर हम उनके माइक्रोस्कोप से अगर हमें उनके अंदर बंडल ऑफ शीट देखने को मिला उसके वस्कुलर बंडल में, तो उससे हम क्या बोलेंगे, C4 प्लांट बोलेंगे। C4 प्लांट को आइडेंटिफिकेशन का यही एक है कि हम जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, तो अगर उनके वस्कुलर बंडल में बंडल शीट देखने को मिला तो उससे C4 प्लांट आइडेंटिफाई कर लेंगे। नाउ स्टडी द पाथवे shown in 11.9। दिस पाथवे हैज बीन नेम्ड हैट्स एंड स्लेक पाथवे, इज अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो हैट्स एंड स्लेक ने एक पाथवे को क्या किया, डिस्कवर बताया या स्टडी किया। वो जो साइकिल था वो साइक्लिक पाथवे था, ये जो पाथवे था वो साइक्लिक प्रोसेस में था, ये भी साइक्लिक मैनर में था। इसको हैट्स एंड स्लेक ने दिया था। तो C4 पाथवे में भी ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो देखो इसको आगे पढ़ने से पहले हैट्स एंड स्लेक ने जो दिया है, तो हैट्स एंड स्लेक ने इसको डिस्कवर किया, ये भी साइक्लिक मैनर में है। इसमें CO2 आया, एटमॉस्फेरिक CO2। ये मेसोफिल सेल्स है, ये बंडल सीट सेल्स है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो कनेक्शन है उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, O2 एंड CO2 दोनों भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे CO2 है, तो CO2 जब पेप्केस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, C4 एसिड, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा। ये किस में होगा, 4 कार्बन का जो ऑर्गेनिक एसिड होगा वो ऑक्जेलो एसिडिक होगा, जो मेसोफिल सेल्स में बनेगा। ये 4 कार्बन का एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है, मैलिक एसिड भी हो सकता है। ये ट्रांसपोर्ट होगा बंडल सीट सेल्स में। बंडल सीट सेल्स में क्या हमें देखने को मिलेगा, C3 पाथवे देखने को मिलेगा, कैल्विन साइकिल देखने को मिलेगा। कैल्विन साइकिल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे C4 कार्बन है, तो ये इसमें से एक कार्बन का रिमूवल हो जाएगा, जिसको बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। इस तरह से C3 एसिड का फॉर्मेशन होगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। और हमने अभी पीछे पढ़ के आए थे कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का तो फिक्सेशन करना है, तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और C3 एसिड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में। तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ पेप एंजाइम्स, या पेप को ये वापस से क्या रीजनरेट कर देगा। और जो CO2 है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू फॉर्म हुआ, इसको हम लेके जाएंगे कैल्विन साइकिल में, और जिससे बनेगा एक PGA का फॉर्मेशन होगा, फिर ट्राइफॉस्फेट बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल हो रहा है ये बंडल सीट सेल्स में हो रहा है। बंडल सीट सेल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बिल्कुल इसका कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन 100% कार्बन डाइऑक्साइड से ही होगा। तो कैल्विन साइकिल से क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा, बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, याद रखना। इस वजह से C4 प्लांट ज़्यादा बायोमास का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। अभी ये इसी को हम पूरा NCERT की लाइन से देखेंगे। C4 प्लांट को, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन थ्री कार्बन दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो पेप जो है ये 4 कार्बन को फॉर्मेशन करना है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और
ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉस्फेनॉल जो होगा मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और वहाँ पे पेपकेज एंजाइम प्रेजेंट होंगी जिसके थ्रू क्या फॉर्म करेगा, सो फॉर्म द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है। क्वेश्चन में पूछेगा रुबिस्को एंजाइम कहाँ पे एब्सेंट होता है, मेसोफिल सेल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन बंडल ऑफ शीथ में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन 4 कार्बन कंपाउंड जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना वो मैलिक एसिड भी हो सकता है, आयन एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है। वो मेसोफिल सेल्स में बना था, अब वो ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीथ सेल्स में, और बंडल शीथ सेल में फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, उनका डिकार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 रिलीज होगा, 3 कार्बन का पेप बनेगा, ठीक है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनेगा। तो वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में, ये जो पेप है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में, एंड जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ वो क्या होगा, वो जाएगा केल्विन साइकिल में, ठीक है। और जिससे क्या बनेगा, शुगर का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बंडल सी सेल से रिच इन राइबोलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम बट लैक पेपकेज। तो बंडल सी सेल्स में रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेपकेज नहीं। मेसोफिल सेल्स में पेपकेज प्रेजेंट है लेकिन रिबिस्को एब्सेंट होता है। 10 बेसिक पाथवे 10 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर, द केल्विन साइकिल इज कॉमन टू द C3 एंड C4। तो इसका भी अल्टीमेट काम क्या है, जो C3 साइकिल स्टार्ट हुआ, केल्विन साइकिल स्टार्ट हुआ C4 प्लांट में इन बंडल सी सेल्स में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, शुगर का फॉर्मेशन ही करने के लिए आया है ना वो, तो शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चाहे C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो, दोनों में भी हमें केल्विन साइकिल देखने को मिलेगा। डिड यू नोट द केल्विन साइकिल पाथवे occur in all mesophyll cells of C3 plants। तो यस, C3 प्लांट में जो होगा केल्विन साइकिल जो होगा वो मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलेगा, जबकि C4 में हमें कहाँ, बंडल सी सेल में देखने को मिलेगा। क्योंकि C3 प्लांट में जो होगा मेसोफिल्स में रुबिस्को एंजाइम होंगे, लेकिन C4 प्लांट में बंडल सी सेल में रुबिस्को एंजाइम होंगे, और जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होगा वहीं पे केल्विन साइकिल हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी विल कम टू फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब फोटो माने जो लाइट है, लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, मतलब जो C3 एंड C4 प्लांट है उनमें क्या रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है का फॉर्मेशन करेगा, इससे वो एक वेस्टफुल क्या होगा, प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की वो डिक्रीज होती है, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर प्रोसेस दैट क्रिएट इन एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट। तो C3 एंड C4 प्लांट में एक मेजर डिफरेंस इस यहाँ पे मिल गया कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन we have to know little bit more about the first step of Calvin cycle, first CO2 fixation steps। तो फोटो रेस्पिरेशन हमें समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट फिक्सेशन स्टेप है वो देखेंगे। दिस रिएक्शन में RUB, यहाँ पे क्या होगा, जो केल्विन साइकिल में हमने पहले देखा था RUBP है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके 3 PGA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 3 PGA का ये नॉर्मल कंडीशन थी केल्विन साइकिल की। बट रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन वर्ल्ड। तो रुबिस्को सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एक्टिव साइट कैन बाइंड टू द बोथ CO2। तो इसके पास जो एक्टिव साइट होता है रुबिस्को में, ये दोनों से बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। Rubisco has a great affinity for CO2 when CO2 and O2 is nearly equal। तो उनकी ग्रेट एफिनिटी CO2 के साथ ज़्यादा होती है, लेकिन जब CO2 और O2 दोनों अगर इक्वल में है तो क्या होगा, तो ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग हो जाएगी। तो वो क्या, जिसका कंसंट्रेशन अगर
O2 ज़्यादा है तो O2 के साथ बाइंडिंग करेगी, CO2 है तो CO2 के साथ बाइंडिंग करेगी। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा रुबिस्को से बाइंड वही करेगा। तो अगर ऑक्सीजन बाइंड कर लिया तो ये फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। इन C3 प्लांट में O2 बाइंड टू द रुबिस्को। O2 हमें, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, तो ऑक्सीजन हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन बाइंड कर देंगे रुबिस्को से एंड और जो CH फिक्सेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट शुगर का फॉर्मेशन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब RUBP ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ। नॉर्मली हमने क्या देखा था, RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था तो क्या क्या बनाता था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरेट होगा ये 3 कार्बन का होगा, ये 2 कार्बन का होगा। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरेट जो है दैट इज PGA एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का। इस तरह से जब ऑक्सीजन के साथ RUBP रिएक्ट करेगा तो ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम लोग केल्विन साइकिल में देखे थे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे 1 PGA एंड 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर रहे थे। इसी कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। तो फोटो रेस्पिरेशन से ना तो ATP का फॉर्मेशन होता है ना तो शुगर का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो यूजफुल प्रोडक्ट हमें बनाना था केल्विन साइकिल के थ्रू वो तो बन ही नहीं रहा है, ना तो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ना शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। और इसके अलावा ये क्या करता है, CO2 को रिलीज कर जाएगा और जो ATP ऑलरेडी जो है उसका यूटिलाइज कर रहा है और कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा है। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है ना। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल पाथवे, क्योंकि ATP का भी यूज कर ले रहा है और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड ADPase, तो कुछ भी नहीं कर रहा है। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन एट। तो इसका फोटो रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है बायोलॉजी में क्यों है ऐसा, ये अभी तक इसके फंक्शन हमें आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अगर C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होते। क्योंकि रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, बंडल सीड सेल्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही देखने को मिलता है, ऑक्सीजन रहती ही नहीं, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। और इसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा और खूब सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल एंड रिलीज CO2 रिजल्ट इन इंक्रीज द इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो क्या होता है, C4 जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना था मेसोफिल सेल्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है बंडल सेल्स में। बंडल सेल्स में क्या होगा, वो 4 कार्बन का वो होगा, उसमें डिकार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 रिलीज होगी। तो इससे वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम है और वहाँ पे क्या हो जाएगा तुरंत RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, नहीं रहेगी। now that you know that C4 प्लांट लैक अ फोटो रेस्पिरेशन। अब समझ में आ गया कि वाई C4 प्लांट है लैक अ फोटो रेस्पिरेशन। हाँ, because in C4 plant bundle seed ribosco enzyme present and there is more concentration of carbon dioxide, there is absent of oxygen, that why only RUBP bind with carbon dioxide and that's why photorespiration is absent in C4 plant. Why the productivity and yield are better in this plant, that's why yield and productivity जो होती है C4 plant की ज़्यादा होती है। और सो हाई टॉलरेट टू हाई टेम्परेचर, तो ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट करते हैं C4 प्लांट्स। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है,
हाँ, मैं फटाफट इसको बोलती जाऊँगी, आप जस्ट लिखते जाना। देखो, ये C3 प्लांट है, ये C4 प्लांट है। तो सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल जो C3 है उसमें मेजोफिल सेल्स होंगे और C4 प्लांट में बंडल शीथ में देखने को मिलेगा। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्जिलेशन रिएक्शन आकर, तो कार्बोक्जिलेशन कहाँ होगा आपको C4 में और C3 दोनों में भी मेजोफिल सेल्स में ही देखने को मिलेगा कार्बोक्जिलेशन। हाउ मेनी सेल्स टाइप डज लीफ हैव दैट फिक्स द CO2? इसमें 1, इसमें 2, ठीक है। विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP होगा, यहाँ पे पेप होगा, ठीक है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे जो होगा C3 में होगा 5 कार्बन का, यहाँ पे 4 में 3 कार्बन का, दैट इज पेप। एंड विच ऑफ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 में PGE होगा, इसमें O ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होगा। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो C3 में कैसा होता है, C3 में 3 एंड C4 में 4 कार्बन के होते हैं। डस प्लांट हैव रिबिस्को, यस प्लांट के पास रिबिस्को प्रेजेंट होता है, तो दोनों में यस। डस प्लांट हैव केपियस, पेपकेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड विच सेल्स इन द प्लांट हैव रिबिस्को, रिबिस्को दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इसमें मेजोफिल सेल्स में, इसमें बंडल सेल्स में। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर लाइट कंडीशन, लाइट कंडीशन यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। वेदर द फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पे लो लाइट अगर इंटेंसिटी है तो क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों में भी क्या होगा, नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। वेदर द रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, C3 में तो हाई दिखेगा, लेकिन C4 पे नेग्लिजिबल, C4 पे हमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता है। फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो है तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो हाँ, फोटो रेस्पिरेशन अगर कंसंट्रेशन लो है तो भी इसमें C3 में हाई रहता है एंड इसमें नेग्लिजिबल। अगर हाई है तो यहाँ पे नेग्लिजिबल, यहाँ पे भी नेग्लिजिबल। अगर हाई है तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे लो है इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, इसे C3 में दिखाएगा फोटो रेस्पिरेशन, ओके। टेम्परेचर ऑप्टिमम जो होता है यहाँ पे C3 पे 20 to 25 डिग्री, 20 to 25 डिग्री कितने होगा C3 में, और C4 में 30 to 40। एंड एग्जाम्पल जो होगा इनमें देखो, C3 में कहूँगा जैसे वीट राइस हुआ, इसमें सॉर्गेसम मेज शुगर केन, ये C4 में होगा, ठीक है। अच्छा, एक कैम आता है, कैम के बारे में आपको पता है, कैम जो होता है ये जोरोफिटिक प्लांट होता है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये मोस्टली ये फोटो रेस्पिरेशन, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन और ये इनको इनमें C2 साइकिल देखने को मिलता है। कैम में हमें C2 साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। उनका जो प्रोडक्ट होता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू। और यहाँ पे स्टोमाटा रात में भी खुलती है एंड ड्राई डे में स्टोमाटा जो होती है वो क्लोज होती है। तो कैम में बस इतने ही पॉइंट है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो स्टोमाटा रात में ओपन होती है और दिन में जो होती है वो क्लोज्ड होती है कैम में। अब हम आते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरली rate of photosynthesis is very important to determine the yield of plant including the crop plants। तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिटरमाइन करता है कितना यील्ड प्रोडक्ट बन रहा है किसी भी क्रॉप प्लांट में।
फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर। तो फोटोसिंथेसिस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट करता है, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो प्लांट फैक्टर इंक्लूड करता है नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये सब प्लांट का जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, देखो उसके नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, मेसोफिल इस सब पे डिपेंड करता है। और उसके अंदर जो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वो भी डिपेंड करता है। ये सब इंटरनल फैक्टर हैं, ठीक है। प्लांट और इंटरनल फैक्टर डिपेंडेड ऑन द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये इंटरनल फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या होंगे? जैसे एक्सटर्नल फैक्टर सनलाइट होंगे, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल फैक्टर विल बी साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में जितने भी फैक्टर हैं वो एक दूसरे से साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे। हेंस दो सेवरल फैक्टर इंटरैक्ट साइमल्टेनियसली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस एंड CO2 फिक्सेशन। तो ये जितने भी फैक्टर हैं वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में उसके रेट को। तो सारे वर्क भी या इंटरेक्शन सबका भी एक साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली सबका फैक्टर एक ही साथ अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द वन लिमिट द रेट। तो देखो इतने सारे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन कोई एक ही ऐसा फैक्टर होगा जो मेजरली क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करेगा, डिटरमाइन करेगा, लिमिट करेगा। तो वो एनी पॉइंट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। तो जो सबसे जिस चीज़ की कमी हमें रहेगी वही डिफाइन करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को। एक चीज़ ध्यान रखना। तो इतने सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे, लेकिन जो सबसे कम होगा, जिसकी कमी होगी, वही फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। वही फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगा मेजरली। द सेवरल फैक्टर अफेक्ट बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्लैकमैन्स ने इन्होंने लिमिटिंग फैक्टर दिया था। इन्होंने क्या बोला था, केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर एंड देन वन फैक्टर, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को, बस जो सबसे मिनिमम वैल्यू में होगा, जो अपनी जिसकी कमी होगी, इंसान में जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ उसे ज़्यादा मैटर कर जाता है, ठीक है। जो चीज़ उसके पास नहीं है उसे वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, ठीक है। इसमें भी वही है, जो सबसे मिनिमम जिसकी वैल्यू होगी वही अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को। इसे ही कहते हैं लिमिटिंग ऑफ फैक्टर, जिसको ब्लैकमैन्स ने दिया था। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ इट्स क्वांटिटी चेंज। For example, presence of green leaf, optimum light, CO2 condition, plant may not photosynthesize if temperature is very low। ठीक है, अगर उसको जो लीफ है वो भी ग्रीन है, काफ़ी ज़्यादा इसकी एरिया प्रेजेंट है, एंड वहाँ पे ऑप्टिमम लाइट भी है, सनलाइट है, CO2 की कंडीशन भी है, बट वहाँ का टेम्परेचर अगर लो है तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दिस लीफ इफ गिवन टू ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस। तो जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर दे देंगे तो ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू होगी। अब हम देखेंगे कैसे सेवरल फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है, इसमें दिया है, इस किस पे दिया है, एक रेट ऑफ फोटो, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की रेट बता रहा है, और ये लाइट की इंटेंसिटी। वैसे लाइट तो हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो एनर्जी दे रहा है, लाइट दे रहा है, लेकिन फिर भी ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह है कुछ में। तो जैसे मान ले कि अगर लिमिटिंग फैक्टर है, कमी है, तो ये कमी सिर्फ कुछ लोग में ही है। ऐसा क्यों है ये बाद में हम पढ़ते हैं। तो जैसे मान लिया कि अगर लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, तो जैसे जैसे हम लाइट को बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो रही है। देख रहे हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो रही है।
एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बस ऑप्टिमम हो चुकी है। अब इसके बाद हम कितना भी लाइट का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लाइट का फिर भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर भी जो फोटोसिंथेसिस है वो यहीं पे अटक गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो यहीं पे अटक गया। अब इसके बाद वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तो इसे बोले सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर लाइट देंगे तो क्या फोटो ऑक्सीडेशन या जो हो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों है, जो लाइट है ये क्या है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर बताइए, लेकिन ये रेयरेस्ट है। तो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट while discussing the light is a factor that affect the photosynthesis। तो अगर ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, तो एक लीनियर रिलेशनशिप देखें हमने इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट, मतलब फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस एंड इंसिडेंट लाइट में हमें क्या लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। एट हायर इंटेंसिटी पे हमें क्या होगा, हाई इंटेंसिटी पे क्या देखने को मिलेगा, रेट डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज। जब एक हाईएस्ट इंटेंसिटी पहुंच जाएगा तो अब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, what interesting to note that light saturation occur at the 10% of the full light। तो लाइट सनलाइट बहुत ज़्यादा एनर्जी में लाइट देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब लाइट देता है, तो उसका सिर्फ 10% ही जो है प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी ऑलमोस्ट रेयरेस्ट कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगी। तो ये कहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर होगा, जैसे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है तो वो डेंस फॉरेस्ट में लिमिटिंग फैक्टर होगा लाइट, और जहाँ पे बड़े बड़े मान लो पौधे हैं तो उसके शेड्स में जो छोटे पौधे होंगे उनमें भी क्या होंगे, हम लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेंगे। अगर हम सैचुरेशन से आगे लाइट दे रहे हैं, अगर एक बार सैचुरेशन आ गया, फोटोसिंथेसिस हो गया है और उसके बाद भी अगर हम लाइट बढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हमें वहीं स्टॉप कर देना है लाइट की इंटेंसिटी को, अदरवाइज फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्लोरोफिल क्या होगा, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लिमिटिंग फैक्टर की तरह यूज़ होता है। तो देखो लिमिटिंग फैक्टर एक बार वापस वही बता देती हूँ कि लिमिटिंग फैक्टर वही कहलाएगा जिस चीज़ की कमी होगी वही क्या करेगा, अफेक्ट करता है इंसान को, वही अफेक्ट करता है। अगर कोई हाइट इसकी शॉर्ट है तो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा उसको ज़्यादा, लोग क्या अफेक्ट करेगा, उसकी हाइट वो छोटा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर लाइट की कमी है तो फोटोसिंथेसिस को कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, लाइट की इंटेंसिटी। अफेक्ट फैक्टर तो सारे अफेक्ट करने वाले हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़्यादा कमी होगी वही ज़्यादा अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, उसे लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम किया, इसकी कमी हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर तो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही देखने को मिलता है। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लो एटमॉस्फेयर में 0.02 0.3 इतना मिलता है। ठीक है, ये बहुत कम हो जाता है प्लांट के लिए। अगर इसको हम इंक्रीज कर दिए 0.05 तक तो क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके आगे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर दिए 0.05 से तो क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा या क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। ठीक है, C3 and C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली CO2 कंसनट्रेशन। तो C3 अलग CO2 कंसनट्रेशन पे रिस्पॉन्ड करता है, ये C4 अलग कंसनट्रेशन पे CO2 के कंसनट्रेशन पे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो जो C3 है एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। अगर लाइट लो है तो कितना, अगर CO2 हाई भी है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अगर लाइट ही कम है तो। अगर मान लिया हमने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो C3 प्लांट और C4 प्लांट में सबसे ज़्यादा
रेट हमें दोनों में हमें देखेगा दोनों की फोटोसिंथेसिस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हाई इंटेंसिटी उनको कर दिए, लाइट हाई इंटेंसिटी के बढ़ा दिए, तो अब C3 में क्या देखने को मिलेगा, C3 में सैचुरेशन इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा 360 पर, एंड जो C4 प्लांट है वो 450, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो C4 जो होंगे वो 360 पे सैचुरेशन दिखाएंगे एंड C3 जो होंगे वो 450 पे सैचुरेशन दिखाने वाले हैं हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, in fact C3 plant respond higher CO2 concentration by so increasing the rate of photosynthesis lead to high productivity being used for green हाउस क्रॉप सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर्स। तो C3 प्लांट हैं वो अभी हमने देखा उनका सेचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हाई कंसनट्रेशन हाई CO2 कंसनट्रेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब इनको हाई उन्हें अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन CO2 का मिलेगा तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे ग्रीन हाउस में देखने को मिलता है टोमेटो एंड बेल जार में। तो इसमें ज़्यादा CO2 की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि C3 को ज़्यादा CO2 मिलेगा तो ज़्यादा उसके रेट की फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। एक चीज़ याद रखना, सेम प्रोडक्ट सेम मास अगर दोनों को C4 से भी सेम मास प्रोडक्शन कर रहा है और C3 भी सेम मास प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन इसको C3 को ज़्यादा CO2 चाहिए और C4 को कम चाहिए सेम बायोमास का प्रोडक्शन करने के लिए भी। ठीक है, तो इससे पता चलता है C4 की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम चलते हैं टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक एट अ टेम्परेचर कंट्रोल। तो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन दिखाता है, वो उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए रहता। ठीक है, लाइट रिएक्शन आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट। तो जो लाइट रिएक्शन है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं ले सकता। ठीक है, C4 प्लांट रिस्पॉन्ड हाई टेम्परेचर, जो कि C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करता है वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए जैसे ज़्यादा ड्राई कंडीशन वगैरह में C4 प्लांट देखने को मिलता है। C3 प्लांट जो होते हैं ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर को वो हाई टेम्परेचर को अडॉप्ट नहीं कर सकते वो या टॉलरेट नहीं कर सकते C3 प्लांट। ठीक है, C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट प्लांट डिपेंडेंट ऑन द हैबिटेट दे अडेप्टेड टू। तो टेम्परेचर जो है कितना टेम्परेचर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए सभी प्लांट का डिफरेंट है। ठीक है, कोई डिफरेंट टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस का अच्छा करेगा, कोई सबका अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा सेम फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सब अडेप्ट कर लेते हैं अपनी हैबिटेट के हिसाब से। तो जो ट्रॉपिकल प्लांट है, जो C4 प्लांट होते हैं, वो हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम दिखाते हैं। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वाटर भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इफेक्ट ऑफ वाटर इफ एज अ फैक्टर मोर थ्रू इफेक्ट ऑन द प्लांट। तो जो वाटर होता है वो रिएक्टेंट की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस में। एज द स्टोमाटा क्लोज हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेबिलिटी। जैसे वाटर स्ट्रेस हुआ, वाटर की कमी हुई, क्या होगा तो एक चीज़ तो हमें पता है कि 99% जो होता है वाटर जो होता है लॉस होता है फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। तो इसलिए इनमें ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करता है वाटर के एज अ लिमिटिंग फैक्टर ये वर्क करता है। ठीक है, तो अगर वाटर स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। अगर स्टोमाटा क्लोज हुआ तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से CO2 भी क्या होगा अंदर नहीं आ पाएगा और फोटोसिंथेसिस क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। वाटर स्ट्रेस होने से और क्या होगा, जो लीफ हैं वो क्या हो जाएंगे, वो विल्ट हो जाएंगी, सड़ जाएंगे एंड सरफेस एरिया जो है लीफ का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। तो अगर वाटर स्ट्रेस है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी, जो सरफेस एरिया लीफ का वो भी कम हो जाएगा और गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वाटर की कमी से। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।